क्या आपको लगता है कि इंसान ही इस ब्रह्मांड का अकेला जीव है? अगर हाँ, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जवाब बदल सकता है। आज हम ऐसे सबूत देखने वाले हैं जो साबित कर सकते हैं कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। सबसे पहले ज़रा ये समझते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सी है जिनका कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता। इतनी सारी गैलेक्सी में इतने सारे प्लैनेट्स, पर क्या बस धरती पर ही जीवन संभव है? यहीं से हम इंसान के मन में आया कि इतनी बड़ी जगह पर हम अकेले तो नहीं हो सकते। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए साइंटिस्ट ने कुछ खोजें की जिनमें बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स और गोल्डीलॉक जोन मिले। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या होता है एक्सोप्लैनेट्स और गोल्डीलॉक जोन। सिंपल भाषा में एक्सोप्लैनेट को समझाऊं तो वो प्लैनेट जो हमारे सन के अलावा किसी दूसरे स्टार के चारों तरफ घूम रहा हो उसको एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों तारे हैं और उनके चारों ओर घूमते अनगिनत प्लैनेट, पर क्या सब पर जीवन संभव है? यहीं पर आता है गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ किसी प्लैनेट पर जीवन के लिए जो शर्तें चाहिए वो मिलती है, जैसे कि ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, क्योंकि पानी तरल स्थिति में चाहिए। अगर ज़्यादा ठंड हुई तो जम जाएगा और ज़्यादा गर्मी हुई तो पानी उबलकर गैस फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अर्थ कोल्ड जोन में आता है। तो अब सवाल आता है कि यहाँ एलियंस की मौजूदगी हो सकती है? और आपको यकीन नहीं होगा, साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं जो गोल्डीलॉक जोन में आते हैं जिन पर जीवन की संभावना मौजूद हो सकती है। प्रोक्सिमा वी, ये एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा सेंचुरी का गोल्डीलॉक जोन में आता है जो हमारे सबसे नज़दीक है। सेकंड है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम, जहाँ पर बहुत सारे ग्रह जीवन के लिए अनुकूल है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जीवन मिल जाए। आने वाले समय में साइंटिस्ट और भी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से यहाँ पर ऑक्सीजन वाटर खोजने की कोशिश करेंगे। ये तो थे हमारे सौर मंडल से बाहर के ग्रह। साइंटिस्ट का दावा है कि अपने ही सौर मंडल में एक ग्रह ऐसा है जहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। जी हाँ, मंगल ग्रह, जिसको हम वीरान सोचते हैं, वहाँ पर जीवन की संभावना पाई जा सकती है। पर हम ये बात किस आधार पर कह रहे हैं? पानी एक ऐसी चीज है जहाँ इसकी मौजूदगी मिली है वहाँ पर जीवन की संभावनाएं भी मिली है, क्योंकि धरती पर जहाँ पानी मिला वहाँ पर जीवन मिला है। यही वजह है साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर प्राचीन पानी के सबूत खोज रहे हैं। मंगल पर सूखी झीलों, नदी, घाटियों के निशान मिले हैं जो कहीं ना कहीं बताता है कि मंगल पर कभी ना कभी पानी तो था। दूसरी घटना ये, मंगल पर नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर और परसिवरेंस रोवर ने मंगल की चट्टान में क्ले मिनरल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खोजे हैं जो जीवन के संकेत हो सकते हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मंगल पर अब भी कोई माइक्रोबियल जीवन हो सकता है? साइंटिस्ट का मानना है कि मंगल की सतह बहुत ठंडी और बंजर हो चुकी है, जिससे वहाँ रहना मुश्किल है। लेकिन मंगल की सतह के नीचे कुछ ऐसे इलाके हो सकते हैं जहाँ सब सरफेस वाटर या बर्फीला पानी मौजूद हो। अगर वहाँ पानी है तो माइक्रोब्स की होने की संभावना भी हो सकती है। मंगल के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस पाई जाती है और धरती पर यह गैस माइक्रोब्स और माइक्रोबियल मेथड से बनती है। तो ये सब गैस किसी जीवन की वजह से है या कोई और कारण हो सकता है? हमको अपनी राय जरूर बताएं। इतना सब जानने के बाद आपके मन में आ रहा होगा कि जब इतना ही मुश्किल है वहाँ रहना तो हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि जीवन मिल जाएगा? तो हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स अर्थ पर भी पाए जाते हैं जो गहरे समुद्र, ज्वालामुखी और बहुत ठंडी जगहों पर जीवित रह सकते हैं। बस एक यही वजह है जो साइंटिस्ट को अपनी खोज आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट बहुत सारे मिशंस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। परसिवरेंस रोवर, ये मंगल की मिट्टी के नमूने इकट्ठे कर रहा है जिन्हें आगे फ्यूचर में धरती पर लाएंगे। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, नासा और ESA मिलकर मंगल की चट्टानों को पृथ्वी पर लाने की योजना बना रही है। ह्यूमन मिशन टू मार्स, इस मिशन में अगर हम मंगल पर पहुंचते हैं तो हम खुद जाकर यह पता लगा सकते हैं कि वहां माइक्रोबियल जीवन था या नहीं, और क्या पता हमें वहां पर माइक्रोबियल जीवन से ज़्यादा कुछ और मिल जाए।
जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो। साइंटिस्ट लगातार ब्रह्मांड में जीवन के संकेत खोज रहे हैं, कभी दूर के प्लैनेट्स को अध्ययन करके तो कभी स्पेस से आने वाले स्पेस सिग्नल्स को समझने की कोशिश कर। पर अगर ये सबूत हमसे कहीं ज्यादा करीब मौजूद हो, दशकों से लोग आकाश में विचित्र चीजें देखने का दावा करते आए हैं, ऐसी उड़ने वाली ऑब्जेक्ट जो हमारी समझ से परे है, जो फिजिक्स के लो तोड़ते आई है। क्या ये संकेत है हम अकेले नहीं हैं? सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सरकारों की इन घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया है। हाल ही में बहुत सारे केस लोगों के सामने लाए गए, जिनसे पता चलता है कि सैन्य एजेंसी यूएफओ की जांच बहुत सालों से कर रही है। सवाल यह है कि इतना छुपाना क्यों? अगर यूएफओ साइटिंग सिर्फ अफवाह होती तो सरकार इन्हें इतनी गंभीरता से क्यों लेती? लेकिन क्या होगा अगर एक यूएफओ वाकई हमारे बीच गिर चुका हो? ये सवाल हमें 1947 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के एक छोटे से शहर रोजवेल तक ले जाता है, जहां एक रहस्यमय वस्तु की गिरने की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया, द रोजवेल इंसिडेंट। तो इस घटना की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1947 न्यू मैक्सिको में। रात करीब 11:30 बजे कुछ लोगों ने आसमान में एक अजीब चमकदार ऑब्जेक्ट देखा जो बहुत तेजी से उड़ रहा था। अचानक वो ऑब्जेक्ट तेज रोशनी के साथ गिरा और धमाका हुआ। अगली सुबह रोजवेल में रहने वाला किसान मैक ब्रेसल को अपने खेत में अजीब मलबा मिला। उसने बताया कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हल्का था, पर उसको ना तो जलाया जा सकता था और ना मोड़ा जा सकता था। यहाँ तक कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस मेटल के ऊपर बहुत अजीबोगरीब सिंबल्स भी बने हुए थे। क्या ये सच में एलियन टेक्नोलॉजी थी? 8 जुलाई 1947 रोजवेल आर्मी एयरफील्ड राफ ने पूरी प्रेस को बताया कि उन्होंने फ्लाइंग सॉसर बरामद किया है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बयान बदल गया। अचानक सेना ने कहा कि वह कोई यूएफओ नहीं था बल्कि एक वेदर बैलून था। तो सवाल उठता है, सेना ने अपने बयान को क्यों बदला? चलो हम मान सकते हैं कि फील्ड ऑफिसर राफ से कोई गलती हो गई हो, पर वहाँ के लोगों से जब पूछताछ की गई तो मामला कुछ और ही आया। ग्लेन डेनिस रोजवेल के एक अंडरटेकर, उन्होंने कहा कि सेना ने एलियन जैसी छोटी बॉडीज को मार्चरी में रखने की व्यवस्था की थी। बॉडीज पतली ग्रे रंग की और लगभग 4 फीट लंबी थी। डैन विलकॉक्स, वहाँ के रहने वाले नागरिक, उन्होंने कहा कि हमने एक गोलाकार ऑब्जेक्ट देखा जो मेटल के जैसा लग रहा था और अजीब लाइट छोड़ रहा था। रॉबर्ट स्मिथ, पूर्व सेना अधिकारी, हमें बताया गया था कि कुछ भी ना कहे, लेकिन हमने वहाँ ऐसी चीजें देखी जो इंसानी टेक्नोलॉजी से परी थी। जैसे मार्शल, पूर्व सेना अफसर, उन्होंने 1978 में बताया कि सरकार ने रोजवेल के सच को छुपाया था। जो मैंने देखा था वो किसी भी मानव निर्मित चीज से अलग था। अगर कुछ ऐसा नहीं था तो ये सारी दवा झूठ क्यों बोलेंगे? इस घटना के बाद बहुत सारी थ्योरी सामने आई। प्रोजेक्ट मोग्यूल, अमेरिका सरकार ने 1994 में कहा कि रोजवेल इंसिडेंट प्रोजेक्ट मोग्यूल का हिस्सा था। यह एक गुप्त बैलून मिशन था जिसका मकसद सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर टेस्टिंग को मॉनिटर करना था। तो सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ बैलून था तो सेना क्यों उसके मलबे को सबके सामने लाने से कतरा रहे थे? एरिया 51 एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि रोजवेल के मलबे और एलियन बॉडीज को एरिया 51 में ले जाया गया। वहां अमेरिकन साइंटिस्ट ने एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग की। और अचंभे की बात है, 1947 रोजवेल इंसिडेंट के बाद 1950-1960 के दशक में अचानक अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी का नतीजा है? अगर ये सिर्फ वेदर बैलून था तो अमेरिकी सेना ने 75 साल तक इसे क्यों छुपाया? और एलियन मौजूद नहीं थे तो 1997 की रोजवेल रिपोर्ट में इतने झूठ क्यों बोले गए? 1997 में सरकार ने प्रमुख 3 सवालों को जवाब देने की कोशिश करी। पहला, क्या रोजवेल में एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था? सरकार ने दावा किया कि नहीं, ये कोई यूएफओ नहीं था, ये प्रोजेक्ट मोग्यूल का एक गुप्त हाई एल्टीट्यूड बैलून था। ये सोवियत यूनियन के परमाणु परीक्षण की निगरानी के लिए भेजा गया था। दूसरा सवाल, क्या एलियन बॉडीज मिली थी? सरकार ने दावा किया नहीं, जिन एलियन बॉडीज की अफवाह थी वो असल में टेस्ट डमीज थी। ये डमीज वायुसेना की ऊंचाई पर होने वाले दबाव परीक्षण यानी कि हाई एल्टीट्यूड इजेक्शन टेस्ट के लिए इस्तेमाल की गई थी, पर लोगों ने इन्हें एलियन बॉडीज समझ लिया। तीसरा सवाल, क्या सरकार ने कुछ छुपाया? सरकार ने दावा किया कि हाँ,
लेकिन सिर्फ प्रोजेक्ट मोग्यूल को गुप्त रखने के लिए। इसका एलियन से कुछ लेना देना नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार कोई एलियन नहीं। तो अगर सरकार की माने तो रिपोर्ट्स के अनुसार कोई एलियन नहीं थे, कोई यूएफओ क्रैश नहीं होता और कोई कवर अप नहीं था। यह सब गलतफहमी थी। लेकिन ये रिपोर्ट सरकार की आधिकारिक स्टेटमेंट थी। बहुत सारे विशेषज्ञों और गवाहों ने इसे झूठा और गुमराह करने वाला बताया। पहला कारण, गवाहों के बयान रिपोर्ट से मेल नहीं खाते। जैसी मार्शल, पूर्व मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर, उन्होंने बताया कि जो हमने देखा वह किसी भी इंसानी टेक्नोलॉजी से अलग था। यह न तो बैलून था, न कोई सैन्य उपकरण। ग्लेन डेनिस, रोजवेल के मार्चरी कर्मचारी, मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में अजीब बॉडीज देखने को मिली, ये डमीज नहीं थी। दूसरा कारण, टाइम मिक्सअप, उन्होंने टाइम में गड़बड़ी करी। लोगों का कहना था कि 1953 की डमीज 1947 में कैसे देखी गई। और तीसरा कारण, सरकार दशकों तक चुप क्यों रही। अगर रोजवेल एक आम दुर्घटना थी तो 50 साल तक इसका डेटा गुप्त क्यों रखा गया। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगले एपिसोड में एरिया 51 के रहस्य, प्रोजेक्ट ब्लू फाइल, 2020 से लेकर 2023 तक की पेंटागन यूएफओ साइटनिंग रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।